सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, साबका इत्तेहादियों ने भी एक दूसरे पर लफ्जी हमले बढ़ा दिए हैं। एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी में शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, तो दूसरी तरफ सिंध में कराची के महाज पर MQM और पीपल्स पार्टी में घुमसान की जंग शुरू हो गई है। गो इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान कर चुका है। निगरान वज़ीर आज़म भी इंतखाबात कराने के अज़्म का इजहार कर रहे हैं, मगर कुछ वाकिफाने हाल अब भी इंतखाबात के इनेकाद पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। शायद इसीलिए सियासी जमातों की हिकमत अमली वाज़े नहीं हो पाई। इंतखाबी मंशूर को लेकर आज ये खबर मीडिया की जीनत बनी कि नून लीग ने 18वीं तरमीम में तब्दीली को अपने मंशूर का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, लेकिन बाद में इसकी तरदीद आ गई। पीपल्स पार्टी की बात करें तो वहां भी चीजें गड़बड़ हुई हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर इलेक्शन कमीशन पर तनकीदी गोलाबारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जबकि एहसन इकबाल दूर की कौड़ी लाए हैं। उनका कहना है कि 2018 में पीपल्स पार्टी और PTI ने मिलकर नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। इस लेवल प्लेइंग फील्ड मुतालबे पर निगरान वज़ीर आज़म का तबसरा है कि हो सकता है पीपल्स पार्टी वोटर को मुतवज्जह करने के लिए खुद को मजलूम बनाकर पेश कर रही हो। यह बड़ा इल्जाम है। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात से हटकर मगरबी मालिक भी इंतखाबात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बरतानवी और अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से मिले, तो बरतानवी हाई कमिश्नर ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की। इन मुलाकातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन मुलाकातों का मकसद क्या है। इसी से आगाज कर रहे हैं जनाब अरशद वोरा साहब, MQM से इनका ताल्लुक है। आयशा गुल्ले साहिबा मुस्लिम लीग की रहनुमा हैं। कैसर शरीफ साहब जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ हैं, और निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर भी हमारे साथ होंगे। आयशा गुल्ले साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो मुलाकातें हम देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या ये गैर मामूली है? कहीं और भी ऐसा होता है कि अमेरिका का सफ़ीर है वो इलेक्शन कमीशन से भी मिले, वो IG से भी मिल रहा हो, हत्ता कि सारी क़यादत से मिले और इलेक्शंस पर बात कर रहा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उसामा साहब। बात है कि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखने वाला मुल्क है और न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क भी है। तो सेंसिटिव हालात हैं इर्द गिर्द जो हमारे मतलब अफ़गानिस्तान आप देख लें तो दाइश के मसाइल उठते रहते हैं और अलकायदा के मसाइल यहाँ पर इमर्ज हुए हैं। तो और पाकिस्तान में हमेशा एक इंस्टेबिलिटी भी रही है, जिसकी वजह से इस मुल्क के अवाम ने भी हमेशा सफ़र किया है, और फिर जो वॉर अगेंस्ट एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म है उसने भी हमेशा सफ़र किया है। तो एक खौफ तो रहता है दुनिया को भी कि यहाँ पर जो है हालात स्टेबल हों, और इसलिए मेरे ख्याल से अमरीकी और बरतानवी जो सफ़ीर हैं वो मुलाकातें करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से। और ये एक कल्चर भी पाकिस्तान में हमेशा से रहा है कि इस तरह मुलाकातें होती हैं, और वो जानना चाहते हैं कि जो भी हुकूमत में पोटेंशियल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वो आकर क्या उनके विजन क्या है, क्योंकि IMF के पास भी जाना होता है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी होते हैं, और स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेशंस भी होते हैं, और एक्सट्रीमिज़म का मुकाबला भी करना है, टेररिज्म का मुकाबला भी करना है। तो वो एक व्यूज़ जानना चाहते हैं कि फिर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी पाकिस्तान PTI के दौर में माशाल्लाह चला गया था उसमें ग्रे लिस्ट में, फैटफ की लिस्ट में। तो वो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टी जो लीडरशिप है, हुक्मरान है, वो क्या सोच रखते हैं। तो इसमें तो तहरीक इंसाफ भी तो एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में, तो उनसे क्यों नहीं मुलाकात? मेरे ख्याल से तो किसी ने ये कहा है कि उनसे भी शायद मुलाकात हुई है रिपोर्टेडली, और मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ तो देखे ना, तहरीक इंसाफ तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि माशाल्लाह जिन्होंने प्रो इजराइल लॉबी को हायर किया हुआ है पैसे देकर अमेरिका में। उनके आप जो भी इसराइल के फेवर में हैं और फ़लस्तीन के खिलाफ हैं, वो सारे लोग PTI के फेवर में बात कर रहे हैं। अच्छा। और वो सारे जो हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आप उनकी तकरीरों को देख लें तो मैं समझती हूँ कि PTI वाले तो
अच्छा। मतलब एक मोहरे हैं, पॉन्स हैं पाकिस्तान में। अच्छा उनका जी ब्रोकर का रोल है। जी, आयशा साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसमें जो आपने बात की इसराइली लॉबी की, उसमें दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा उनके हिमायती आलमी इस्टेब्लिशमेंट में अमेरिका और बरतानिया ही हैं जो मिल रहे हैं सारी लीडरशिप से। निसार खोड़े साहब, क्या आप समझते हैं कि ये गैर मामूली हालात की वजह से है या ये मामूल की बात है कि अगर अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी सफ़ीर मिल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भी मिले हैं, IG से भी मिले और इन क़यादत से भी उसके बाद मिल रहे हैं और कह रहे हैं जी इलेक्शन किस तरह से होंगे, आगे मामला किस तरह चलेंगे, ये सबसे मिलना, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अगर समझूं कोई इलेक्शन कमीशन से मिलता है तो वो भी, आपको याद होगा कि IMF ने कुछ कहा था कि हम एक किस्त अभी 16 महीने वाली PDM की हुकूमत को दे रहे हैं, एक किस्त जो है निगरान हुकूमत के ज़माने में करेंगे और तीसरी किस्त जो है वो इलेक्शन के बाद करेंगे जी। अब ये क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनसे कुछ मांगा हुआ है। अगर उनसे कुछ मांगा हुआ है तो दुनिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान में अगर है तो फिर दुनिया का इंटरेस्ट यही होगा कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, कि यहाँ कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सके, सेटल डाउन इफेक्ट हो, पॉलिटिकल ठहराव आए, इलेक्शन कमीशन पे सवाल न उठें और यहाँ पर इस इलेक्शन को हो जाने दें जो कंट्रोवर्सी के भेंट न चढ़ जाए। इस लिहाज से अगर कोई मिलता है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हाँ, इलेक्शन तो अवाम ने वोट देना है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकें, उसके लिए इंतजामात कर सकें। इंतजामात को बीफअप करने के लिए हुकूमत की मदद चाहिए और हुकूमत की मदद बेदरेग चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत तकालीफ के बाद हो रहा है और तकालीफ के बाद अगर इलेक्शन फिर भी मुतनाज़ा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा पाकिस्तान की सियासत में। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए। अच्छा। हम वो काम करें पाकिस्तान में जो आगे चल कर पाकिस्तान को मदद कर सके, पाकिस्तान की मईशत को सहारा बन सके और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। इस लिहाज से अगर वो नवाज शरीफ साहब के मिलते हैं या आसिफ ज़रदारी साहब से मिलते हैं तो ये मुलाकातें तो होती रहती हैं और होती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही। हम क्या उनसे नहीं मांगते, हम क्या उनसे नहीं मिलते? अगर हमसे मिलते हैं तो हमें क्यों इतना बुरा लगे? बिल्कुल ठीक है कैसर शरीफ साहब, इसमें तो बुराई कोई नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी से क्यों नहीं? और क्या आपको लगता है बरतानिया, अमेरिका इस वक्त में जब हम देख रहे हैं फ़लस्तीन का मामला है, क्या आपकी जमात उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के फ़लस्तीनी की हिमायत में सामने आ रही है, इसलिए आपसे उस तरह की बात नहीं हो रही? आप क्या समझते हैं, वाकई इन ममालिक का, बरतानिया, अमेरिका, इनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अमन हो, ये उसके लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। मैं ये समझता हूँ कि इनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इनका इंटरेस्ट ये है कि इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बंदा इलेक्ट होकर सामने ना आ जाए। अमेरिका की हमेशा यही स्ट्रेटजी रही है। तमाम मुस्लिम ममालिक में हम देखते हैं कि उन्होंने हमेशा यही तर्ज़ अमल अपनाया है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है दोनों लोग इनके ताबेदार हों और इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हों। कहीं ऐसा ना हो कि ख़ित्ते में ऐसे अफराद जो हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन के नतीजे में आगे आ जाएं कि जो इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ना हों, बल्कि खुददारी की बात करने वाले हों, अमरीकी ग़ुलामी से निकलने की बात करने वाले हों, IMF से निकलने की बात करने वाले हों, वर्ल्ड बैंक और दीगर जो मालियाती इदारों का कर्ज़ों का बोझ है उससे वो निजात हासिल करने वाले हों। और अमेरिका का जो बैनुल अक़वामी सतह पर रोल है, जो आज गज़ा और फ़लस्तीन में जो इज़राइल की पुष्टपनाही वो कर रहा है, उस पर तो जमात इस्लामी के अलावा ये सारे खामोश हैं। इनको ये मफादात ही का मामला है। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर कोई जमात हो जो अमेरिका के ख़िलाफ़ खुलकर बात नहीं करती, तो इसी तरह के फ़ायदे उठाना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा ताबेदार हैं, हम ज़्यादा आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान की आवाम हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं, हम तो हमेशा वही करेंगे जो आप कहेंगे, हम तो वही करेंगे जो IMF कहेगा, हम तो वही गुलामी करेंगे जो मालियाती इदारे कहेंगे। मैं ये समझता हूँ जमात इस्लामी का इस पर बड़ा दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ है। हम मुलाकातों के हवाले से कभी भी ख़िलाफ़ नहीं रहे, लेकिन इस मौके पर, इस एजेंडे पर मुलाकातें करना और हमारे इदारों से भी मिलना और दीगर लोगों से भी मिलना, ये सवालिया निशान है और जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद है और तस्दीक है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, जो कि
किसी भी जमहूरी मुल्क में जायज़ नहीं है। सिर्फ मुस्लिम ममालिक में ये चीज़ आप देखते हैं, किसी गैर मुस्लिम मुल्क में आप अमेरिका की इस तरह की सरगर्मी जो है उनके सफीर की नहीं देखते। अच्छा अरशद वोरा साहब, आप भी समझते हैं कि ये ममालिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन एक इनका रोल तो है कि इनमें से लोग मिलते हैं जाकर इलेक्शन कमीशन से, तो उसके बाद हम ऐलान देखते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स ही और तरह की देखते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अब कह दिया कि जी बिल्कुल हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। वोरा साहब आप क्या कहते हैं? देखो उसामा, ये अगर आप जनाब देखें तो हर इलेक्शन से पहले ये जो एम्बेसडर्स हैं, चाहे अमेरिकन हो यूरोपियन हो, इनका मिलना पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से, ये हिस्टोरिकली देखें तो ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये हमेशा होता है। और सिर्फ ना सिर्फ ये कि ब्रिटेन और अमेरिका बल्कि दूसरे यूरोपीय ममालिक भी जो कि EU से हैं वो भी आके मिलते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से मिलते हैं, उन्हें भी अपनी रिपोर्टें तैयार करनी होती हैं, उन्हें भी हर पार्टी के मैनिफेस्टो को देखना होता है, उन्हें भी अपने मुल्क की पॉलिसीज, पाकिस्तान की तरफ जो उनकी पॉलिसीज हैं उसके लिए गाइडलाइंस चाहिए होती सर आपसे मुलाकात हुई है, MQM से हुई है? नहीं हुई तो जी हमारे जी यूरोपियन यूनियन के कॉन्सुलेट्स आए थे, वो मिले हैं और एम्बेसडर भी आए थे। तो ये कोई इसमें कोई मैं समझता हूँ अचंभे की बात नहीं है। ये आप 2018 के इलेक्शन से पहले भी यही हुआ था, उससे पहले वाले इलेक्शन 13 के इलेक्शन में भी यही हुआ था। तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई किसी का इन्फ्लुएंस के लिए जा रहे हैं या मैं कैसर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये कैसर साहब आपकी बात मुत्तफिक नहीं है कि नॉर्मल बात है? अच्छा खोड़ा साहब आप कुछ फरमा रहे हैं, जरूर आप अपनी बात कीजिएगा। जी जी सर, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं सवाल भी कर लूं या आप पहले बात मुकम्मल कर लें? खोड़ा साहब नहीं, मैं बात मुकम्मल नहीं कर रहा हूँ, आप भले सवाल करें। सर मेरा सवाल यह है कि ये क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जिस तरह से भी इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत हाल, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब आकर बिल्कुल दूसरी बात करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पूरा एतमाद। इसकी क्या वजह सर? देखें, बात सुने, जी जी, खुदा का खौफ करें, जो बात सोचें। बिलावल साहब ने क्या कहा? हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करते। ये क्यों जरूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म करे तो फिर अनाउंसमेंट आ जाए, डेट भी आ जाए? ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में सवाल पैदा करती हैं कि भाई जब अथॉरिटी है आपकी, अब जब आपको पता है कि हल्का बंदियों का टाइम इतना पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप हिसाब किताब करके और कौम को इस दाद से निकालें, कंफ्यूजन से निकालें। ये तो पहले भी हो सकता था। मुझे ये क्यों करना पड़ा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं? मुझे क्यों उनसे अपील करनी पड़ी कि जी आप हुक्म दें तो डेट मिलेगी? ये चीजें हैं जो सवाल उठाती हैं। रही बात आपकी मुलाकातों की, हम अमेरिका के गुलाम कहला रहे हैं, हम सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप मुशर्रफ के साथ क्यों थे जमात इस्लामी जब ये ड्रोन हमले हो रहे थे, जब ये सब कुछ पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आता था, और फिर भी आप मुशर्रफ के साथ थे और उन्होंने कह दिया कि जी आप बिस्मिल्लाह आओ करो, हम आपके साथ हैं? क्यों बातें ऐसे कर रहे हैं जो इस मुल्क की तारीख में क्यों भूल जाते हैं सारी चीजें? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों भूल जाते हैं? अच्छा खोड़ा साहब, चूंकि आपने बात की है, अगर आप इजाजत दें, मैं जमात इस्लामी से बात सुन ले आप। जी चले बात मुकम्मल कर लें। जी चले सुन लें आप। जी हमारे बड़े हैं। जी सर, बात मुशर्रफ के जमाने में ये ऐलान हुआ था, जी खोड़ो साहब, मुशर्रफ के जमाने में ये ऐलान हुआ था कि हमें पर हेड पर सिपाही $150 दोगे तो हम आपकी जंग में हिस्सेदार बन जाएंगे। उस वक्त जमात इस्लामी कहाँ थी? सबूत ले लें। उस वक्त जमात इस्लामी कहाँ थी? क्या मुशर्रफ के साथ नहीं थी? अच्छा खोड़ा साहब, अब इसका जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जी। कैसे साहब मुख्तसर? मैं ये अर्ज करूं, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है ये दोस्ताना मैच खेल रहे हैं, और जिस तरह दोस्ताना ममालिक जंगी मशक़ें करते हैं उस तरह करते हैं। अवाम अब बेवकूफ़ नहीं बन रही। बिलावल साहब के बयानात हों या मियाँ साहब का कोई बयान हो, लोगों ने इन दोनों को देख लिया, लोगों ने बिल्कुल बार बार देख लिया। लोग अब इनको मुस्तरद करते हैं। जहाँ तक इन्होंने जमात इस्लामी की बात की तो इल्ज़ामात लगाना तो बहुत आसान काम है। मुशर्रफ साहब को या किसी भी डिक्टेटर को लाने वाले ये, सपोर्ट करने वाले ये, बाहर भेजने वाले ये तो जमात इस्लामी से इस हवाले से आंख नहीं मिला सकते कि इनकी जमात को बनाने वाला एक डिक्टेटर था, आपका जवाब, उसको चलाने वाला डिक्टेटर था, उसको परवरिश देने वाला डिक्टेटर था। आज भी ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इसी नजर से देखते हैं कि इनको बारी मिले। जमात इस्लामी ने तो कभी ये रवैया नहीं अपनाया। जमात इस्लामी तो
पहले दिन से पाकिस्तान साहब आपका जवाब आ गया। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको मैं दोबारा आता हूँ, आप इजाजत दें सर, दूसरे मेहमान दिए मुझे आयशा गुलर से मैं भी बात कर सकता हूँ। अच्छा, आपने जिस अंदाज में बात की बहुत गलत बात की, बड़ी बेबुनियाद बात की। और लोगों को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन और कौन उनके जो है वो जाके चले। कैसे आपका जवाब आ गया सर आपका जवाब आ गया। थोड़ा सा आप क्या ज़ियाउल्लाह के साथ नहीं थे भाईजान? आप गलत बात कर रहे हैं, आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं। आपके पास कोई नहीं है इस चीज का। पीपल्स पार्टी को बनाने वाले कौन है, चलाने वाले कौन है, लाने वाले कौन है, वापस ले जाने वाले कौन है? सर वो कौन सी जमात है आपको ताजा पीपल्स पार्टी के अलावा? तो जो आपने कराची में किया वो भी अवाम ने देखा, लोगों ने आपको मुस्तरद किया, लेकिन आप जबरदस्ती। सर आगे बढ़ते हैं, मेरी गुजारिश सुनिए। आयशा गुलर साहिबा, आप क्या समझती हैं ये जो यार आप इतने खफा न हो? अच्छा चले, नहीं वो खफा नहीं हो रहे, अच्छा चले। आयशा गुलर साहिबा के साथ ठीक है। आयशा गुलर साहिबा, ये जो बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, आपकी जमात क्या समझती है? आपको क्या नजर आता है कि ये जो कुछ इस वक्त माहौल है बिल्कुल इलेक्शन के लिए, साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है? जिस तरह आपने कहा जी वो ममालिक भी मिल रहे हैं कि इस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनका एक इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ वाज़ेह तो उठ रही है, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म तक ने कह दिया कि जी पीपल्स पार्टी की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ामात पर अनवारुल्लाह कागड़ साहब ने कहा जी वो अपने वोटर के सामने खुद को मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बातें मजलूमियत के लिए की जा रही हैं या आपको लगता है कोई हकीकत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है यहाँ सबके लिए? देखिए, पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नजर आती है। हमारे मुल्क में परफॉर्मेंस का जो मैच होता है, परफॉर्मेंस दिखाने का जो मुकाबला होता है, वो या तो मीडिया पे होता है या जलसों में होता है। ग्राउंड पे जो है हम फिर भी सिफर के दौर में आज भी बैठे हुए हैं सारे, और जो हमारे अवाम हैं उनके पाँव में जूतियाँ नहीं होती हैं और वो बदतरीन वडेरा सिस्टम का शिकार होते हैं। और जिस तरीके से नवाबी सिस्टम का और इस सरदारी सिस्टम का, तो अवाम को बुनियादी सहूलियात आज भी मुयसर नहीं है। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड को देखना है अवाम ने, तो वो तो पहले अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड दें कि अवाम को उन्होंने जो राइट्स दिए हैं क्या उन्होंने दिए हैं। हरगिज़ मैं तो नहीं समझती कि किसी ने उनको दिए हैं। तो बात यह है कि अगर परफॉर्मेंस किसी की होती तो वो परफॉर्मेंस तो बताता, अवाम खुद बताती कि ये परफॉर्मेंस है। अच्छा। अब जो मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, मेरा फुल ट्रस्ट है, मेरी पार्टी का मुकम्मल ट्रस्ट है, कौम का भी ट्रस्ट है, वो इसलिए कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनको अपॉइंट तो पीटीआई ने किया था, लेकिन ये वो शख्स है, और आपको याद होगा कि पीटीआई के साथ उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो मुकम्मल सपोर्ट में थी। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा इतने करेजियस लीडर थे, मेरी बात कंप्लीट होने दें। सिकंदर सुल्तान राजा इतने करेजियस लीडर थे कि उन्होंने डस्का में जो पीटीआई ने इलेक्शन को चुराने की कोशिश की, धांधली की कोशिश की पीटीआई ने, तो सिकंदर सुल्तान राजा ने उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और तब से पीटीआई उनके खिलाफ है। तो मेरे ख्याल से जब वो इतने पावरफुल पोजीशन में थे, पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट भी थी उस वक्त, वो एक करेजियस स्टैंड ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बड़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमें यकीन रखना चाहिए कि वो करेंगे। जी वोरा साहब, सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए हो ही नहीं सकता कि अनफेयर इलेक्शंस हो जाएं, तो फिर आपने क्यों नहीं शिरकत की बल्दियाती इलेक्शंस में? अगर आप कराची की इतनी बड़ी जमात हैं, आपको तो फिर इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए था। आप क्यों शिकायत करते रहे कि जी पीपल्स पार्टी हमें लेवल फील्ड नहीं दे रही? आपने पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर में ये देख लिया कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने सरकारी अफसरों को नौकरियां दी, लाखों लोगों को नौकरियां दी। पहले तो वो 60% जो है रूरल इलाके का जो कोटा था उस कोटे पे नौकरियां दी, फिर उसके बाद जो 40% अर्बन का था उस पर भी जाली डोमिसाइल बना के नौकरियां दी। तमाम स्टाफ, आप लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात जो सिंध रूरल में हुए थे, अंदरूनी सिंध में जो हुए थे, वो आपने देखे होंगे कि वो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी थी कि पुलिस वाले जो है बैलेट पेपर पर स्टैंप पेपर्स लगा रहे थे, सरकारी अफसरान बैलेट पेपर पर स्टैंप्स लगा रहे थे। अब रही बात बाइकआउट की, तो बाइकआउट की वजह ये नहीं थी, बाइकआउट की वजह ये थी कि कराची की जो डिलिमिटेशन हुई थी उसमें कराची की यूनियन काउंसिल, जो कि हमारी डिमांड थी 73 का में, जिसको के इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने एग्री किया और नोटिफाई किया है कि 53 यूनियन काउंसिल्स कराची की बढ़ गई, तो आज कराची की 307 यूनियन काउंसिल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्शन जो कराए गए थे वो गलत है, वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि आपने एक शहर गुजरांवाला या आपका मुल्तान शहर, उसकी 60 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो कराची की जब आपने 53 यूनियन काउंसिल इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ ऑफ द इलेक्शन नोटिफाई की, तो which means कि आपने कराची की डिलिमिटेशन गलत की और कराची की आवाम के साथ। जी आपका पूरा मौके ब्रेक के बाद भी ले लेंगे, लेकिन खोड़ो साहब का मुझे शुक्रिया अदा करना है। खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो ये जो बात हो रही है कि 18वीं तरमीम, ये बड़ा अहम है,
डॉन में ये खबर बाकायदा छपी, लेकिन नून लीग इसको डिनाई करती है कि जी हम कोई ऐसा नहीं करेंगे, 18वीं तरमीम को रोल बैक या उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो दोबारा वापस की जाएं। एक तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से आप लोग लेकर आए थे, और दूसरा निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं जी आप मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, इसलिए आप लेवल प्लेइंग फील्ड का कहते हैं। और दूसरा एहसन इकबाल साहब को भी जवाब दे दिया जाएगा जो कह रहे हैं जी 2018 में पीपीपी और पीटीआई ने नवाज शरीफ को इंतखाबात से बाहर रखा, लेवल प्लेइंग फील्ड आपने छीनी। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूं तो पीएमएलएन भी कर रही है, एमक्यूएम भी कर रही है, पीटीआई भी कर रही है, जीडीए भी कर रही है। ये सारे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, सारे उस तरह से कर रहे हैं। हमें अवाम पर एतमाद होना चाहिए। चाहे एमक्यूएम है तो उसका भी झंडा और निशान होगा, पीपल्स पार्टी है तो उसका भी झंडा निशान होगा, और पीएमएलएन और दूसरी पार्टियों का भी सब कुछ होगा। अच्छा। लोगों की बात करें, हमने लोगों से दोस्ती करनी है, हमने लोगों पर एतमाद करना है। ये जो बन रहे हैं आपस में मिल रहे हैं, कोई न मिल रहे हैं, कोई मतलब उसका अलग इशू है। जी। आप इलेक्शन को करवाएं, फ्री करवाएं, एक जुमला 18वीं तरमीम दोस्ती अवाम के साथ लीग डिनाई कर रही है। और 18वीं तरमीम थी 73 के आइन को वापस लाने की कोशिश। 18वीं तरमीम पे ये सारी पार्टियां इकट्ठी थी। बिल्कुल सही है, ये सारी पार्टियां इकट्ठी थी, उन्होंने सबने कंट्रीब्यूट किया और 18वीं तरमीम को पास किया। अगर अब एनएफसी को यूं चेंज करेंगे या सूबाई खुदमुख्तारी को चेंज करेंगे तो हमारी मज़ाहमत तो होगी। बहुत शुक्रिया। और ये बाकी डॉन में जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। चूंकि मुझे ब्रेक लेनी है, बाकी मेहमान मेरे साथ होंगे, आशा गुलेरी साहिबा, अरशद वोरा साहब और फैसल शरीफ साहब हमारे साथ हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला रोशनी की अब पता चला। रोज़नामा डॉन ने यह खबर दी और उनके बड़े सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर ने कि नून लीग 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए हामी भर चुकी है, और इसी तरह से अब नून लीग के हवाले से बात भी आ रही है या उन पर तंज किया जा रहा है कि जी हमारी बात हो गई है, साड़ी गल हो गई है। मंशूर ये है कि हमारी बात हो गई है, हर चीज़ तय है, हम आ रहे हैं, और इसका दावा नून लीग करती है। लेकिन वो कहते हैं कि जी हम लोगों का एतमाद की वजह से आ रहे हैं, या पंजाब में जनाब 120-21 सीटें हम 140-41 में से हमारी होंगी। और फिर ये बात जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़े खदशात का बायस है कि सबने यूनानिमसली 18वीं तरमीम पास की। इसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी मिल गई, यानी जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है पूरे मुल्क में, उसमें सूबों का हिस्सा बढ़ गया और विफाक का कम हो गया। अब विफाक को ये मसला है कि जनाब बहुत से मसाइल हैं, कर्जा भी विफाक ने वापस करना है, और भी तनख्वाहें भी देनी हैं, दीगर मामलात भी हैं, दीगर इदारों को पैसे देने हैं, तो वो कम हो गए। तो इस पर नून लीग ये कह रही है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसर शरीफ साहब, जमात इस्लामी इस चीज़ को किस तरह देखती है? आप को इत्मीनान है कि मरीम औरंगज़ेब साहब ने कह दिया कि जी हम कोई 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई तजवीज़ नहीं है, तो आप इससे मुतमईन हैं? या 18वीं तरमीम के बारे में जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है कि सूबों को ये जो खुद मुख्तारी दी गई ठीक है, गलत है, इसको वापस होना चाहिए? क्या समझते हैं आप? देखें, मैं ये समझता हूँ इस वक्त मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, जो हमारी मईशत का हाल है, जो हमारी बदअमनी का मामला है, बेरोज़गारी है, यहाँ पर जो इस वक्त नौजवान मुल्क से मायूस होकर बाहर जा रहा है, वो सारे इश्यूज़ ऐसे हैं उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम तो एक आइन का एक तरीक़ाकार है, जब वो मंजूर की गई उसी तरीके से की गई। अगर किसी ने उसको वापस करना होगा तो उसका भी एक तरीक़ाकार मौजूद है। जमात इस्लामी ये समझती है कि इस वक्त इस तरह के मौज़ूआत को बेस बना के डाइवर्शन जो है वो नहीं आनी चाहिए, फोकस रहना चाहिए। इन नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इन हुक्मरान जमातों को अवाम जगह जगह पर मुस्तरद कर रहे हैं और ये नित नए शोशे जो हैं वो छोटे छोटे छोड़कर मौजूआत ऐसे लाना चाहते हैं कि जिससे अवाम डील की बात होती है, जो कहा जा रहा है जी साड़ी गल हो गई, हमारी बात हो चुकी है, हम ही आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि वाकई ये कोई डील वगैरह है और रास्ते बड़े देखिए, ये जो तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उससे कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, मैं ये समझता हूँ हमारे इदारों को इस तासुर को ज़ायल करना चाहिए और तमाम जमातों को बराबर जो हैं वो मौके मिलने चाहिए, कैंपेन के भी मिलने चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी मिलना चाहिए। वो तभी मिलेंगे कि जब हमारे 3 बड़े इदारे, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया,
वो वाकयातन जो है वो न्यूट्रल होगी और वाकयातन जो है वो सबके साथ एक जैसा रवैया रखेगी। उसके बाद अवाम को अंदाज़ा हो जाएगा, अवाम में जाकर इन पार्टियों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका कितना वजन है। और इस तरह की चीज़ें अब छोड़ने से असल चीज़ से फोकस नहीं हटता। असल चीज़ ये है कि ये अवाम इनको मुस्तरद करते हैं, इनकी कारकर्दगी सामने आ चुकी है, बार बार आ चुकी है। वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, और जिस तरह PDM की हुकूमत ने मुल्क को मुश्किलात में धकेला और जिस तरह अवाम इस वक्त बुरी तरह आजमाइश में है, महंगाई का तूफान आया हुआ है, किसी को परवाह नहीं है। गैस 480% उसमें इजाफा कर दिया गया। जिस तरह पेट्रोलियम मसरूफात हैं, जिस तरह अशियाए ज़रूरिया हैं, तो जिस तरह पानी के बिल हैं, पानी के बिलों में 600% इजाफा हुआ। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम इन्हीं चीज़ों पर इंशाल्लाह अवाम में इनके साथ मुकाबला करेंगे और अवाम से अपील करते हैं कि वो हमें इलेक्ट करे। इस वक्त हल जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी। अच्छा, आयशा बुल्ली साहबा, आप क्या कहते हैं कि ये नून लीग जिस तरह हर कोई उनकी तरफ जा रहा है, इलेक्टेबल्स भी जा रहे हैं, बाप पार्टी का हमने देखा, MQM का भी है, काफ लीग की क्या बात चल रही है नून लीग के साथ? देखें, काफ लीग तो चौधरी शुजात साहब का बयान भी आपने सुना होगा कि मुशावरत जारी है इसके ऊपर। और क्योंकि ग्राउंड पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं और लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं वो अलायंसेस भी करती हैं, वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी करती हैं, तो मुशावरत जारी है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो आपने कहा ना कि साड़ी गल हो गई है, जो आपने कहा है अभी, ये मैं ये समझती हूँ कि ये एक गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है। देखें, हमारा मुल्क, आप देखें कि अमेरिका की नज़र में हमारा मुल्क कितना इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया, इसराइल जो है वो पाकिस्तान, इस वक्त अगर फ़लस्तीन के ऊपर सबसे मजबूत मौक़िफ़ उठाया है तो वो पाकिस्तान ने उठाया है। और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो पाकिस्तान की तरफ सिक्योरिटी के लिए देखती है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह अपने इदारों को बदनाम करना, अपने जो इदारों को सियासत में घसीटना, ये अच्छी बात नहीं है। अब हवा क्रिएट करने की बात है तो मैं समझती हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि 142 में से 125 हमारी सीटें होंगी, ये हवा क्रिएट करना होता है। अच्छा। ये हवा मुस्लिम लीग नून खुद क्रिएट कर रही है और उसी हवा को देखते हुए, क्योंकि इलेक्टेबल्स भी अंधे तो नहीं है, इलेक्टेबल्स जानते हैं कि पंजाब की जो मेजॉरिटी सीटें हैं, अब पीपल्स पार्टी तो कोई वजूद नहीं रखती उसमें पंजाब में, सिवाय साउथ पंजाब की कुछ सीटों के। तो इलेक्टेबल्स को भी नजर आता है और बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स को भी नजर आता है कि जो सेंटर में होगा तो उसी से बलूचिस्तान को पैकेज मिलेगा। तो इसमें कोई मतलब मुस्लिम लीग नून भी हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी कैसे ये हवा कैसे क्रिएट हो गई नून लीग को? क्या आप समझती हैं PDM के दौर की इतनी अच्छी कारकर्दगी रही है 16 महीने, या अब तक जो हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से सब लोग देख रहे हैं नून लीग की तरफ? ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि इससे पहले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें तो नून लीग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, हमें नजर नहीं आया। 2018 के बाद जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, खासतौर पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद, तो वहां तो कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि वो बिल्कुल उनके लिए रास्ते साफ हों। देखें, हवा क्रिएट करने की इस वक्त सियासी पार्टियां हर कोई कोशिश कर रहा है। अब देखें, नून लीग कहता है कि हम इतनी सीटें ले लेंगे, IPP कहती है कि हम ये वज़ीर आला हमारा होगा, पीपल्स पार्टी कहती है कि लाहौर का किला हम फतह करेंगे, जी आला होगा अगला वज़ीर आज़म। तो ये जो हवा क्रिएट करना है वो फिर इलेक्टेबल्स भी देखते हैं कि ग्राउंड में जो है वो किसका रियलिज्म पे मबनी है और किसका मफरूजों पे मबनी है। तो इस पर उसी की तरफ जाएंगे जिसका पंजाब, ऑब्वियसली पंजाब सीट्स हैं कौमी असेंबली में, तो उसी की तरफ जाएंगे। MQM भी चुके नून लीग की तरफ गई है। इदारों की जो बदनामी है या पाकिस्तानी जी। अच्छा, इजाजत दीजिएगा अरशद वोहरा साहब, 18वीं तरमीम पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि MQM का मौक़िफ़ ये रहा कि जी 18वीं तरमीम से सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई, वहां पर तो पैसे आ गए, नीचे बल्दियाती इदारों तक नहीं पहुंचे। आप तो लिखकर मुआहिदा किया था आपने PDM के साथ, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप नून लीग की तरफ जा रहे हैं, ये भी हवा की वजह से है। और ये 18वीं तरमीम पर आपका क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का, MQM का? देखिए, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है। 18वीं तरमीम में जो इशू है, सबसे बड़ा इशू जो है, आर्टिकल 140A जो है, उसको एक्चुअली डिफाइन नहीं किया गया। जो आपने देखा होगा कि MQM ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दाखिल किया हुआ था, जस्टिस गुलजार के जाने से एक दिन पहले उन्होंने फैसला सुना दिया और कहा सिंध गवर्नमेंट को कि इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी निसार खोड़ो साहब ने बात की थी कि NFC अवार्ड है ना, जिससे सूबों को पैसे मिलते हैं। अरे फिर उसी 18वीं तरमीम में PFC अवार्ड भी तो लिखा हुआ है। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने PFC अवार्ड नहीं किया। आपका मुल्क जो है 4 वज़ीर आला और 1 वज़ीर आज़म के यरगमाल में रहता है, तमाम पैसा उनके पास पार्क होकर रहता है, और इन 15 सालों में 22,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाक से मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल ऑफ डिलीवरेंस देख लें कि सिंध में, चाहे वो देही इलाके हों चाहे वो शहरी इलाके हों,
डिलीवरेंस का लेवल उनका क्या रहा है। और जब पीएफसी अवार्ड होगा तो पीएफसी अवार्ड का मतलब ये होता है कि आप यूनियन काउंसिल के एक चेयरमैन को बाइख्तियार करते हैं, उसके पास जब उसके इलाके मोहल्ले के जो लोग हैं वो जा नहीं सकते सीएम के पास या किसी मिनिस्टर के पास, वो अपने इलाके में जब यूसी चेयरमैन का ऑफिस होगा उसके पास इजीली उनका एक्सेस है, वो जाके उससे कहेंगे कि हमारा पानी का इशू है, हमारा कचरे का इशू है, हमारा गैस का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, सीवेज का इशू है। नून लीग के साथ आप जा रहे हैं, वो कैसे ये दिलवा देगी? क्योंकि 15 साल में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, आगे भी कोई आसान नहीं लग रहा साहब इत्तेहाद करें। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा हमने हर पार्टी के लिए ओपन रखा है, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बल्कि हर पार्टी के साथ हर वो पार्टी जो इस एजेंडे को एक्सेप्ट करेगी, जो इस 1 पॉइंट एजेंडे को हमारी डिमांड को तस्लीम करेगी, हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। और वो 1 पॉइंट एजेंडा मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपने एम्पावर करना है यूसी के चेयरमैन को, जो 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, इसी तरह एक वजीर आला जो है वो साल का 1500 अरब लेके बैठेगा और फिर उसके अंदर जो बंदरवाट होती है वो आप सबको पता है। सिंध में जो डिलीवर हुआ पिछले 15 सालों में कुछ डिलीवर नहीं हुआ, कोई मेगा प्रोजेक्ट 15 सालों में नहीं आया। ये तो सिंध का हाल है। एक बहुत अहम मौजू ये है कि आपको तो मुर्दा घोड़ा करार दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी चूंकि शायद आपने उनको रास्ता भी दे दिया, वो समझते हैं कि अब एमकेएम तो खत्म हो गई है। ये सईद गनी साहब का बयान है, उन्होंने ये कहा है, और वो ये कह रहे हैं कि जी अब तो कुछ भी नहीं रहा एमकेएम। अगर इन्हें बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना होगा ना, तो ये नाक रगड़ते हुए जो है एमकेएम के दफ्तर आएंगे और कहेंगे कि हमें वोट दो। उस वक्त जो है ये मुर्दा घोड़ा जो है इनके लिए पता नहीं कौन सा घोड़ा बन जाएगा। तो ये तो पीपल्स पार्टी वालों की बातें हैं, अब इन्हें पता चल गया है। देखें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि अब अंदरून सिंध के लोग उनकी गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी गुलामी से छूटना चाहते हैं। तो इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह हम कराची में या सिंध के शहरी इलाकों में पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, चंद इधर उधर से लोगों को पकड़कर जो है शमूलियत कराकर, और हम कोशिश ये करें कि हम सीटें जीत लें। लेकिन इस दफा इनकी ये भूल है। ये कैसे होगा बोरा साहब? मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बड़ा आपने अहम पॉइंट उठाया है कि अब वक्त आ गया है, तो ये होगा कैसे? 15 साल में ये नहीं हो सका। कैसर शरीफ साहब, जो कराची में हमने देखा जमात इस्लामी को अच्छा खासा बहुत अरसे के बाद नेमतुल्लाह खान साहब के बाद हमने देखा कि जमात इस्लामी को इतना ज़्यादा लोगों ने कराची में सपोर्ट किया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। और हाफिज नईमुर रहमान साहब की बड़ी वो जो हवा की बात अगर आप करते हैं तो वो लग रही थी, तहरीक इंसाफ की आपको सपोर्ट हो गई, फिर अचानक क्या हो गया? एमकेएम भी वहाँ पर नहीं थी और पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई। कोई पीपल्स पार्टी का सिस्टम है, क्या हुआ आपकी जमात के साथ? उसामा भाई, मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम की जमातें हों और पीपल्स पार्टी हो, ये सारे आपस में इस वक्त जो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह वोरा साहब ने भी बात की, ये सारा फिक्स मैच है। और असल में मसला ये है कि अवाम ने इनके मुतल्लिक अपने रवैयों में तरमीम कर ली है। और अवाम इनको मुस्तरद कर रही है बुरी तरह, इन पीडीएम की जमातों को जो इन्होंने जुल्म किया 16-18 महीने, और पीपल्स पार्टी को भी। कराची की जहाँ तक बात है, तो कराची में इस वक्त जो ऑप्शन है वो जमात इस्लामी है। वो हाफिज नईमुर रहमान साहब की शक्ल में एक वो लीडर सामने आया है जिसने अवाम की बात की है, नहीं बन सके ना, बात की है, अवाम के हकूक की बात की है। जी जी, इन्होंने जिस बड़े धरने दिए, इन्होंने जिस बिजली का इशू हो, हर चीज की कोशिश की है, कभी भी ये रास्ता इंशाल्लाह रोक नहीं सकेंगे। अवाम के रवैयों में जो तरमीम है वो हमारी उम्मीद है। सर कराची में क्यों नहीं, मेजॉरिटी के बावजूद आपकी मेयरशिप किस तरह चली गई? ये सबके सामने है। कराची में जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जो रवैया इख्तियार किया और जिस अंदाज में ये सारा अमल हुआ, अब तो अवाम से छुपा हुआ नहीं है। नईम साहब बार बार उसको बयान करते हैं, जमात इस्लामी बार बार बयान करती है, अब तो अवाम बयान करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अवाम के रवैयों में जो तरमीम है, उस तरमीम के जरिए इंशाल्लाह इन सब का बोरिया बिस्तर जो है वो गोल होगा, और जमात इस्लामी जो है वो एक बड़ी ऑप्शन के तौर पर अवाम के सामने है, और अवाम का एतमाद हासिल करके अवाम सब जब जा रहे हैं, जीडीए, एमकेएम, मौलाना फजलुर रहमान साहब माजी में आपके इत्तेहादी भी रहे हैं, सब जमातें उस तरफ जा रही हैं सिंध के में मुकाबला करें पीपल्स पार्टी का, तो आप अकेले अलग क्यों हैं? देखें, हम ये समझते हैं कि ये सारे के सारे, हमारी बात तो इन्होंने खुद दुरुस्त साबित की है जब पीडीएम बनी है और पीपल्स पार्टी भी उसके साथ इत्तेहाद में थी,
ये सारे वो लोग हैं जिसकी वजह से अवाम का जीना मुश्किल हुआ है। आम आदमी इस वक्त रोटी नहीं खा सकता, इलाज नहीं करवा सकता, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इन लोगों के साथ हम क्यों जाएं कि इनकी ना अहलियत है, ना इनके पास सलाहियत है, ना इनके पास वो चीज है कि जिसकी वजह से हम अवाम की खिदमत कर सकें। ये अवाम के कंधों पर बोझ हैं। जमाते इस्लामी इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है और मैं ये समझता हूँ कि सिराजुल हक साहब की क़यादत में पाकिस्तान में जमाते इस्लामी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ तो बहुत बड़े मैंडेट के साथ इंशाल्लाह। साहब, ये बात तो एक हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि जो आपकी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, जिसमें काफ लीग भी शामिल थी, वहां पर हमने आम आदमी का बहुत बुरा हाल होते देखा है। तो किस तरह लोग वोट करेंगे? देखिए, मैं इस बात से अग्री बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो हो सकता है, लेकिन बात यह है कि ये जो महंगाई का जो तूफान आया, महंगाई की जो सुनामी आई, जो कि अजाब होती है, वो 2018 से पहले क्या पाकिस्तान में थी? ये जमात इस्लामी के मेंबर जवाब दे दें। ये उससे पहले नहीं थी। और काफ लीग का जहाँ तक ताल्लुक है तो काफ लीग तो एक मतलब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि जो हालात उस वक्त क्रिएट हो गए थे, वो एक यूनिटी किस्म की गवर्नमेंट बन गई थी। तो ये जो महंगाई का जिम्मेदार है वो पीडीएम की गवर्नमेंट। हकीकत की बात है, सच की बात है। अगर सच की जाए, सियासत ना की जाए, सच की बात की जाए, तो ये है कि पीडीएम जिम्मेदार नहीं थी। वो तो पहले से अग्रीमेंट आईएमएफ के साथ हो चुके थे। पहले आईएमएफ के साथ अग्रीमेंट तोड़ा गया, उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान तो अपने पांव पर खड़ा नहीं हुआ, कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है, ना कोई तालीमी निज़ाम ऐसा है कि आप जीडीपी में वो तालीमी निज़ाम आपको कंट्रीब्यूट कर सके, ना आपके नौजवानों को गालम गलोच की बजाय कोई तामीरी काम पर लगाया गया, कोई हुनर सिखाया गया, ना आपके पानी को जो है वो हार्नेस किया गया, ना आपके मिनरल्स को हार्नेस किया गया, तो और ना आपके फॉरेन रिलेशन से पाकिस्तान के लिए कोई ट्रेड फायदे उठाए गए। तो उस सूरत हाल में आपने कर्जा ही लेना था। तो आईएमएफ के साथ जब पीटीआई ने डील तोड़ दी जाते जाते, क्योंकि उसने गवर्नमेंट उसको पता था कि ख़त्म होनी है, तो उसने अवाम में जाना था, वो डील तोड़ दी, चीज़ें आखिरी वक्त में सस्ती कर दी। तो उसके बाद जो है दोबारा अपने आईएमएफ के पास जब आप गए तो उसमें सख्त तरीन शराइत के साथ आपको जाना पड़ा। तो ये जमात इस्लामी के मेंबर के साथ मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली मैं अग्री नहीं करती कि ये जो महंगाई है ये पीडीएम का तोहफा है। हकीकत और हक की बात करनी चाहिए, सच की बात करनी चाहिए। ये पीटीआई के दौर से ये जो है ये तूफान और सुनामी आया था महंगाई का, जो अभी तक कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, चलें, इसका जवाब इनके पास लेंगे। लेकिन अरशद वोरा साहब, जो मैंने सवाल आपसे किया था सर, कि 15 साल पीपल्स पार्टी की मुसलसल गवर्नमेंट हमने देखी, उससे पहले भी रही है, लेकिन मुसलसल 15 साल सिंध में, तो ये जो आप कह रहे हैं जी अब तो कुछ और हो जाएगा, आप मिल जाएंगे जनाब नून लीग के साथ भी, उसमें जीडीए भी आ जाएगी, फजल रहमान साहब भी सारे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखते हैं, अभी तो नहीं कुछ बाकायदा ऐलान हुआ। तो पहले 15 साल में तो आप नाकाम रहे हैं, अब ऐसा क्या हो गया है कि ये सारा इत्तेहाद अगर बनता है तो जनाब पीपल्स पार्टी की ये जो 15 साल इक़्तिदार की हम दास्तान देखते हैं, 15 साल में हम नाकाम नहीं रहे। 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नाकाम रही है। 15 साल में उन्होंने जिस तरीके से, मैंने भी आपको बड़ा क्लियरली कहा था कि देखें, जब ग्रेजुअली इनकी हुकूमत आई, सबसे पहले इन्होंने, आपको पता है कि सिंध एक वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान का जहाँ पे उर्दू बोलने वालों के लिए नौकरियां अलग हैं, उनका 40% कोटा है, बाकी कोटा 60% जो है वो अंदरूनी सिंध का है। पूरे पाकिस्तान में अव्वल तो उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। उस पर भी ये किया कि आपने जो है लाखों लोगों को, जो अभी 2 लाख नौकरियां इन्होंने दी, उन 2 लाख में एक भी कराची से नहीं है। जो 60% पहले अपना कोटा पूरा किया और 40% जो है वो जाली डोमिसाइल बनाए। तो ये ज्यादतियां पीपल्स पार्टी ने जो की हैं ये भूली नहीं जाएंगी, लोगों के दिलों पे नक्श हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी ग्रेजुअली तीनों टेन्योर में पीपल्स पार्टी ने ये किया। इस दफा भी अब 2018 के इलेक्शन से पहले वो सब, यही तो मेरा सवाल है सर, मैंने यही तो किया। पीपल्स पार्टी अगर पहले 5 साल में डिलीवर नहीं किया फिर भी वोट ले लिया पीपल्स पार्टी ने, फिर 10 साल में डिलीवर नहीं किया फिर भी वोट ले लिया, 15 साल में डिलीवर नहीं किया फिर भी वोट ले लिया, तो अब वो वोट ले लेंगे। तो नहीं लिया वोट, हैदराबाद से तो नहीं लिया वोट, अंदरूनी सिंध से लिया है। और अंदरूनी सिंध में जो है लोगों को उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन कब तक, एक लिमिट होती है, लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ना जानते हैं। अब लोग पिस पिस कर उस हाल में पहुंच गए हैं कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। देयरफॉर दे आर गोइंग टू चेंज, वरना फिर अल्लाह ना करे इसी तरह सारी उम्र ये नस्लें गुलामी के तौक को पहनकर अपनी जिंदगी गुजारेंगी। तो पीपल्स पार्टी का अब दी एंड है, चैप्टर क्लोज है। आपने शहरी इलाकों का नाम लिया सर, बिल्कुल आपका वोट बैंक होगा तो यही पाकिस्तान। अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा फिर चॉइस क्या है? शहरी इलाकों में बिल्कुल आपका वोट होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अंदरूनी सिंध में कौन है? क्या जीडी आपको वोट लेकर देगी?
क्या नून लीग वोट देगी? पीपल्स अच्छा। पार्टी के अलावा एंटी पीपल्स पार्टी, देखिए एंटी पीपल्स पार्टी भी है ना वहाँ पे। पीपल्स पार्टी के अलावा अगर आप देखें तो PMLN डेफिनेटली है, वहाँ पे जमात इस्लामी है, वहाँ GDA है, वहाँ पीर पगारा साहब की पार्टी है, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। तो पार्टियां तो हैं ना, ऐसा नहीं है कि पार्टियां नहीं है। तो अब इन पार्टियों की क्या स्ट्रेटेजी होती है, इट ऑल डिपेंड ऑन दीज पार्टीज कि वो किस तरीके से पीपल्स पार्टी को, जो पीपल्स पार्टी से अंदरूनी सिंध की आवाम की जान छुड़वा सकते हैं, उनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है। और हमारा भी देखिए एक वोट बैंक जो है अंदरूनी सिंध में MQM का भी बहुत स्ट्रांग है। MQM अगर आपको याद हो मीरपुर खास से भी सीटें जीती हैं, MQM सक्खर से भी सीटें जीती हैं, MQM जो है नवाबशाह से और लाड़काना से भी अच्छे खासे वोट लिए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह हम चाहे किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करके या किसी भी फॉर्मूले के तहत जो कि आवाम के हक में बेहतर होगा। आखिरी सवाल अरशद वोरा साहब, क्या पाक से ज़मीन पार्टी अलग हुई, फारूक सत्तार साहब अलग, वो धड़ेबंदी काफी थी, इससे भी आपको नुकसान हुआ? आप समझते हैं आप सब दोबारा इकट्ठे हो गए? जी मैं ये समझता हूँ कि उससे नुकसान हुआ था, डेफिनेटली नुकसान हुआ था। और लेकिन उसकी कुछ चीजें आपके इल्म में भी हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसमें PSP बनी, फिर MQM पाकिस्तान बनी। तो ये चीजें थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब ये जो है यूनाइटेड, वी आर स्ट्रॉन्गर देन एवर। और आवाम जो है वो इस वक्त हमारी तरफ मुतवज्जे है और आवाम ने इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाब। चले MQM ने कह दी जमात इस्लामी का भी वोट है। वैसे तो आप शहरी इलाकों में एक दूसरे के मध्य मुकाबले होते हैं, लेकिन एक सवाल मैंने अंदरूनी सिंध की बात की। जी ठीक उसामा, लेट मी क्लियर इट। जमात इस्लामी कराची से हमेशा उस वक्त सीटें लेती है जब MQM बाइकआउट करती है। MQM की गैर मौजूदगी पर इन्हें जो है सीटें कराची में मिलती है। जी कैसर साहब इसका जवाब देते हैं। जी कैसर साहब, एक तो सिर्फ मैं अर्ज करूं जी, जमात इस्लामी ने कराची में हमेशा डिलीवर किया और जमात इस्लामी के प्रोजेक्ट्स ही जो हैं वो आज तक अमली तौर पर अगर नज़र आते हैं तो आते हैं। वैसे तो कराची का इस्तेहसाल करने में ना MQM ने कोई कमी छोड़ी, ना पीपल्स पार्टी ने कोई कमी छोड़ी। मैं एक अर्ज करना चाहूँगा कि ना तो अब सिंधी कार्ड चलेगा, ना महाजर कार्ड चलेगा। अब उसामा साहब कार्ड चलेगा सलाहियत का, अब विजन का, अब क़यादत का, अब खिदमत का। और वो जो कार्ड हैं सारे वो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के पास हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की शक्ल में बेहतरीन लीडर जो है वो कराची में मौजूद है। और ये कराची वालों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हुई है कि वो कराची के मेयर नहीं है। बंदा जो है वो तबसरा कर रहा है। और मैं इनसे कहूँगा हमें बड़ी खुशी होती कि MQM इलेक्शन लड़ती और आवाम के ज़रिए मुस्तरद होती, और अगला इलेक्शन जो है अगर फेयर एंड फ्री हुआ तो मैं वोरा साहब से कहूँगा कि अपने दोस्तों के लिए, MQM के लीडरों के लिए किसी और जॉब का बंदोबस्त कर लें। कराची वाले उनको कबूल करने वाले नहीं हैं, सिंध वाले उनको कबूल करने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने अपनी राय में तरमीम की है और इस तरमीम के ज़रिए जमात इस्लामी जो है वो तमाम मसाइल का हल है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची में और सिंध के हर ज़िले और हर तहसील में जमात इस्लामी की बेहतरीन क़यादत मौजूद है जो आवाम के हक़ूक़ के लिए इंशाअल्लाह ये जंग लड़ेगी। जब सब इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं तो आपने कराची में तहरीक इंसाफ के साथ अगर इत्तेहाद किया, सामा साहब क्लियर कर लीजिए, हमने कराची में भी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं किया था। उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा, हमने अलग इलेक्शन लड़ा, हमने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ा। उसके बाद उन्होंने गैर मशरूत हमायत की, लेकिन वो हमायत जो है कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और जो किया गया और जिस अंदाज में किया गया, आज भी कराची का एक फ़र्द जो है वो उसकी मजम्मत करता है और पूरी दुनिया के सामने पीपल्स पार्टी जो है वो तमाशा बनी है और लोग उस पर हंस रहे हैं। MQM की जो बातें पीपल्स पार्टी पर हैं, पीपल्स पार्टी की MQM पर हैं, नून लीग की इधर हैं, ये सारी चीजें आवाम समझ चुकी है। ये तमाशा अब नहीं चलेगा, अब जमात इस्लामी चलेगी इंशाल्लाह। सोलो फ्लाइट ही, मतलब अलग से इलेक्शन बिल्कुल हम अपने झंडे पर, अपने निशान पर इलेक्शन में जा रहे हैं, वाज़े मंशूर के साथ जा रहे हैं। कोई सीट एडजस्टमेंट किसी के साथ नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ भी नहीं, किसी बिल्कुल अपने निशान पर इंशाल्लाह ये इलेक्शन निशान पर तो बाकी भी लड़ रहे हैं, लेकिन सीट एडजस्टमेंट। और मैं उसामा साहब आपको अर्ज करना चाहता हूं कि कराची समेत पूरे मुल्क में अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ तो इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मैं आवाम को, उस आवाम को मैं देख रहा हूँ, कल भी हमारा बहुत बड़ा शो यहाँ हुआ, हमने देखा कि अवाम जो है
उसके तेवर बदल गए हैं, उसने अपनी राय में तरमीम कर ली है, और वो तरमीम ये है कि अहल क़यादत को लेकर आएंगे, उस क़यादत को लेकर आएंगे जो डिलीवर कर सकती है, जो ईमानदार है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, जो इस्लाम से मोहब्बत करती है, और ये क़यादत आएगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। क्लोजिंग से पहले आयशा गुलरी साहिबा, कब तक ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी? क्योंकि अभी इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन जब होने हैं तो काफ लीग कहाँ सीट एडजस्टमेंट का सोच रही है? अभी तक आपने बताया कि अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हो चुका है कि अब नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ही की जाएगी। काफ लीग अपना वजूद बरकरार रखेगी, वरना ये बात हो रही थी कि शायद बिल्कुल ही जम हो जाएगी काफ लीग नून लीग में। नहीं, बिल्कुल काफ लीग जो है, देखें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज टेस्टेड भी हैं और फेल्ड भी हैं, यानी अवाम उनको टेस्ट भी कर चुकी है, मतलब हर कैपेसिटी में उनको वो आ चुके हैं सामने। तो हमारी जो पार्टी है वो इंशाल्लाह इस वक्त वो सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, पहले वो पंजाब तक महदूद थी, अब वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, अब वो इंशाल्लाह सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, और बड़ी चौधरी सरवर साहब बड़े डायनामिक पर्सनालिटी हैं, वो बरतानिया से एक गवर्नेंस और इलेक्शंस का एक इलेक्टोरल सिस्टम का एक एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ना मॉरली करप्ट है ना फाइनेंशियली करप्ट है। हमने अगर पीटीआई छोड़ी भी तो पीटीआई इक़्तिदार से पहले हमने छोड़ी, चाहे आयशा गुलाली ने छोड़ी, चाहे चौधरी सरवर ने छोड़ी, तो हम इक़्तिदार की लालच रखने वाले लोग नहीं हैं, हम एक विजन रखने वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह वो हम अपने जलसों में, जब हमारे जलसे अब स्टार्ट हो भी चुके हैं गुजरात से, तो हम अपना विजन आवाम के सामने पेश करेंगे कि हमारा विजन इस आवाम के लिए क्या है। तो हमारी काफ लीग की अपनी एक आइडेंटिटी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की जो एक उनको वकार देना है, एक डिग्निफाइड नेशन उनको बनाना है, और एक यूनिफाइड एक मुल्क उनको बनाना है, एक यूनिटी रखना इस मुल्क में, तो इंशाल्लाह वो हमारा एक विजन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा, आपने वक्त दिया। अरशद वोरा साहब MQM से और कैसर शरीफ साहब जमात इस्लामी से, आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।